हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस पेपर वन में सोशल इशूज सेक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, इंडियन सोसाइटी एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम समझेंगे कि इंडियन सोसाइटी क्या है और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे इंडियन सोसाइटी के बारे में। और फिर हम उसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी एज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये क्या है यूनिटी इन डाइवर्सिटी? या इंडियन सोसाइटी बहुत ही एक मल्टी लिंग्वल सोसाइटी है, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं। तो ये क्या है, इसके फीचर्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे भी पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि जो ये इंडियन सोसाइटी एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स टॉपिक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यूपीएससी के मेंस एग्जाम के में जो भी पेपर्स होते हैं, हम हर पेपर में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडियन सोसाइटी एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स टॉपिक किसी न किसी तरीके से फिट हो सकता है, या उस पेपर को समझने के लिए क्या इस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है। ओके, तो सबसे पहले जीएस पेपर वन से शुरू करते हैं। तो जीएस पेपर वन में तो सीधे सीधे सिलेबस में मेंशन ही है कि इंडियन सोसाइटी एंड इट्स सेलिएंट फीचर। फ्रेंड्स, हर साल यूपीएससी इंडियन सोसाइटी के किसी न किसी फीचर या किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से जरूर क्वेश्चन पूछता है। जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जैसे मैंने अभी पीछे कहा कि एक उसका इंपॉर्टेंट फीचर है, तो उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या उसके किसी और फीचर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके किसी न किसी इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का, कास्ट एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का। तो इन सब इंस्टीट्यूशन वाइज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो जीएस पेपर वन में हर साल हमें एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर देखने को मिलते हैं सोशल इशूज के सेक्शन में। ओके, फिर बात करते हैं जीएस पेपर टू। जीएस पेपर टू में एक सेक्शन है सोशल जस्टिस का। सोशल जस्टिस मीन्स कि सोसाइटी में जस्टिस को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। सोसाइटी के डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो लोग पीछे छूट गए हैं या जिनके साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है, उन्हें जस्टिस कैसे दिलाया जाए, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन क्या हम किसी सोसाइटी में बिना उस सोसाइटी को समझे जस्टिस इस्टेब्लिश कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सपोज इंडिया के किसी वीकर स्टेट में, किसी पिछड़े हुए स्टेट में, बैकवर्ड स्टेट में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वहाँ पे हम जस्टिस तभी कर सकते हैं, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट तभी कम कर सकते हैं जब हम उस सोसाइटी के बारे में जानते रहें। वहाँ की सोसाइटी क्या है, वहाँ के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, उनका कल्चर क्या है, उनका खान पान क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनका पहनावा क्या है, उनके स्किल सेट्स क्या क्या हैं, बिना उनको जाने हम कैसे वहाँ पे जस्टिस इस्टेब्लिश कर पाएंगे। अभी हमने देखा कोविड एरा में, जब कई सारे जो माइग्रेंट लेबर्स थे वो अपने अपने घर आ रहे थे, तो गवर्नमेंट क्या करवा रही थी, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे स्किल मैपिंग करवा रही थी और उनके हिसाब से उनको काम दिया जा रहा था। ओके, तो किसी भी सोसाइटी में जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें वहाँ की सोसाइटी और उनके फीचर्स के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। ओके, फिर इसी तरह जीएस पेपर थ्री में एक टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स, इंटरनल सिक्योरिटी हम जान रहे हैं कि किसी भी देश में सिक्योरिटी थ्रेट्स तो नहीं है, उनको काउंटर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो हम इस सेक्शन में जानते हैं। लेकिन क्या हम किसी सोसाइटी में या किसी कंट्री में या देश के किसी हिस्से में इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को बिना उस सोसाइटी को जाने सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक जम्मू कश्मीर शुरू से ही इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा थ्रेट रहा है, और सारी जो भी गवर्नमेंट आती है वो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। चुनावी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, जैसे कि आर्टिकल 370 के बारे में बहुत सारी बात हुई वहाँ पे, और उसी पे जो है पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। तो जम्मू कश्मीर की जो इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हम तब तक अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक हमें जम्मू कश्मीर की सोसाइटी के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि वहाँ पे कितने स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ का पहनावा क्या है, वहाँ की फूड हैबिट क्या है, तब तक हम इस सिक्योरिटी थ्रेट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का। अगर हमको वहाँ की रीजनल एस्पायरेशंस को समझना है, तो हमें वहाँ की सोसाइटी के बारे में समझ होनी चाहिए। वहाँ की सोसाइटी के फेथ क्या क्या हैं, वहाँ के लोगों में कौन सी स्किल है,
वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। तो जब तक हम इस बारे में हमको पता नहीं होगा, हम वहाँ के इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, फिर जीएस पेपर 4 जो कि इथिक्स का पेपर है, मोरालिटी का पेपर है। तो उस पेपर में इथिक्स, इंटीग्रिटी, ह्यूमन वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और उन पे रिलेटेड कुछ केस स्टडी आती है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जब हम इथिक्स की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, तो वो बात हम किसी न किसी सोसाइटी के टर्म में ही करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि सोसाइटीज चेंज होने से कैसे इथिक्स चेंज हो जाती है। सपोज कैसे वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, कैसे वर्च्यूज चेंज हो जाते हैं। किसी सोसाइटी का में किसी वैल्यू को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकती है, वहीं दूसरी सोसाइटी में उस वैल्यू को इंपॉर्टेंस कम हो सकती है। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारी इंडियन सोसाइटी में अगर हमें अपने बड़ों से रिस्पेक्ट शो करनी है तो हम क्या करते हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं या उनका पैर छूते हैं। वहीं किसी दूसरी सोसाइटी में ये जेस्चर कुछ और हो सकता है। ओके, तो जीएस पेपर 4 में हम इथिक्स के पेपर में सोसाइटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इथिक्स इनकलकेट कहाँ की जाती है, में उसमें जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होता है वो सोसाइटी ही होता है। कोई बच्चा जब सोसाइटी में आता है तो वो सोशल नॉर्म्स को ही सीखता है और वहीं से वो इथिक्स को समझता है। ओके, तो ये जीएस पेपर 4 हो गया है। वहाँ भी हमें इंडियन सोसाइटी और इट्स सेलिएंट फीचर टॉपिक इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ता है। उसके बाद एसे के पेपर में हम इस टॉपिक का दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो हो सकता है कभी कभी सीधे क्वेश्चन आ जाए इंडियन सोसाइटी और उसके किसी फीचर को लेके, तो हम वहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर जो भी टॉपिक आए, तो हर टॉपिक का कोई ना कोई एक सोशल, जैसे हर टॉपिक का कोई ना कोई सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंगल जरूर रहता है। तो उसके सोशल एंगल को हम अच्छा तभी लिख पाएंगे जब इस टॉपिक पे हमारी पकड़ मजबूत होगी। ओके, तो हमने अभी क्या बात की कि जो इंडियन सोसाइटी और इसका फीचर जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हमें बहुत आसानी से और बहुत ही धीरे धीरे समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये जो शुरू के 3 पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, दे ऑल आर अबाउट सोसाइटी। जैसे कि हम समझने जा रहे हैं इंडियन सोसाइटी के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द सोसाइटी। जब तक हमें सोसाइटी के बारे में हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, तो हम किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में नहीं जान पाएंगे। ओके, सो इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए पहले इन 3 पॉइंट्स में हम बेसिकली सोसाइटी के बारे में जानेंगे कि सोसाइटी क्या है, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। फिर सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। ओके, तो शुरू के इन 3 टॉपिक्स में हम सोसाइटी के बारे में समझ रखेंगे, बनाएंगे। फिर उसके बाद चौथे टॉपिक्स में हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को पढ़ने से पहले हम उसके इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम किसी चीज की स्टडी करते हैं तो उसका अप्रोच एक जो होता है वो होता है हिस्टोरिकल अप्रोच। मतलब कि उस चीज का इवोल्यूशन कैसा हुआ है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो अगर हमें आज की करंट इंडियन सोसाइटी के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी है और उसको समझना है, तो हमें उसके पीछे के बैकग्राउंड को, उसकी हिस्ट्री को जरूर जानना चाहिए, उसके इवोल्यूशन को जरूर समझना चाहिए कि वो सोसाइटी किन किन फेजेस के थ्रू गुजरी है, उसमें समय के साथ कौन कौन से चेंजेस आए हैं, उसकी कौन कौन सी वैल्यूज चेंज हुई हैं और कौन कौन सी वैल्यूज अभी भी कांस्टेंट हैं, और वो चेंज आए हैं तो उससे उस सोसाइटी पे उन चेंजेस का क्या इफेक्ट पड़ा है, ये हम समझेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी के टॉपिक में। फिर हम देखते हैं 5th नंबर पे, आज हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी हैं उनमें कौन कौन से फीचर इंपॉर्टेंट है, तो उन कुछ फीचर्स के बारे में हम जानेंगे। फिर आगे के लेक्चर्स में हम 1 बाय 1 उन फीचर्स को बहुत डिटेल से जानेंगे, क्योंकि उन पे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हम सोसाइटी के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि सोसाइटी क्या होती है। ओके, तो अरिस्टोटल का एक कोट हमने बहुत सुना होगा कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल एंड ह्यूमन कैन नॉट अलाउ सर्वाइव अलोन। कि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो कभी भी अलोन नहीं रख सकता है, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता है एलोन। तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि इस कोट का क्या मतलब है, क्यों ह्यूमन एक सोशल एनिमल है और क्यों वो अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, सो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो सोसाइटी वर्ड है वो मिलके एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है सोसियस। सॉरी, सोसाइटी वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है सोसियस, और उस सोसियस वर्ड का मतलब होता है कंपेनियनशिप। ओके,
तो फ्रेंड्स, अब नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप का मतलब होता है जब एक से ज्यादा इंडिविजुअल एक साथ आए तो वो कंपेनियनशिप बनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंपेनियनशिप बनने के लिए इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो और उस कंपेनियनशिप से ही हम सोसाइटी बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, कोई भी नाम ले लीजिए, जितने भी लोग आपको अपने आसपास दिखाएंगे वो हर आदमी क्या है, एक इंडिविजुअल है अपने आप में। तो वो इंडिविजुअल जब एक साथ आते हैं तो वो कंपेनियनशिप बनती है, और वो कंपेनियनशिप जब एक साथ आके आपस में इंटरेक्शन करती है तो वो एक सोसाइटी बनती है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि एन इंडिविजुअल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। ओके, तो हमने क्या समझा कि जो सोसाइटी है वो लैटिन वर्ड सोशियस से मिलकर बना है, जिसका मतलब कंपेनियनशिप होता है, और कंपेनियनशिप के लिए इंडिविजुअल जरूरी होते हैं। ओके, सो इंडिविजुअल के ग्रुप को ही हम कंपेनियनशिप कहते हैं और वहीं से सोसाइटी बनती है। ओके, तो एक चीज ये क्लियर हो गई कि इंडिविजुअल सोसाइटी के लिए मतलब लोग जो है सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या लोग ही इंपॉर्टेंट है? सपोज आप किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, आप अहमदाबाद जा रहे हैं किसी ट्रेन से, सूरत से अहमदाबाद जा रहे हैं। ओके, तो आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल होंगे, लेकिन क्या वो वहां पे कोई सोसाइटी बनी? नहीं, अभी नहीं बनी। जब तक आपने अपने सामने वाले पर्सन से कोई बात करना स्टार्ट नहीं किया, उससे आपने अपना कोई रिलेशन नहीं बनाया, तो तब तक वो सोसाइटी नहीं बन सकती है। तो केवल इंडिविजुअल्स के साथ आ जाने से कोई सोसाइटी नहीं बन जाती है। इंडिविजुअल के साथ आने के साथ साथ उनके बीच में कोई ना कोई इंट्रैक्शन होना चाहिए। जब तक उनके बीच में वो इंट्रैक्शन नहीं आता है तो वो सोसाइटी नहीं बन पाती है। ओके, सो सोसाइटी बनने के लिए इंट्रैक्शन भी जरूरी है। जब हम अपने को पैसेंजर से जैसे ही कुछ बात करना शुरू करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करना शुरू करते हैं, तब हम वहां पे एक सोसाइटी बना लेते हैं। ओके, तो सोसाइटी के लिए लोग इंपॉर्टेंट हो गए, कंपेनियनशिप इंपॉर्टेंट हो गई, और उनके बीच में इंट्रैक्शन इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो इन्वायरमेंट के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट होता है, उसके कई सारे कंपोनेंट होते हैं जिनको हम मेजर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। और उन दोनों कंपोनेंट्स में आपस में इंट्रैक्शन होता है, तब वो जाके एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। ओके, तो इन द सिमिलर वे सोसाइटी के लिए भी जब लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो वो सोसाइटी बनती है। ओके, तो हमने देखा कि कैसे सोसाइटी के लिए इंडिविजुअल्स भी इंपॉर्टेंट हैं और उनके बीच में इंटरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्यों सोसाइटी क्यों जरूरी होती है एक इंडिविजुअल के लिए? क्यों ह्यूमन जो है एक सोशल एनिमल है और वो अकेले नहीं रह सकता है? क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग की कोई ना कोई नीड होती है। हमें यहाँ पे अर्थ पे सरवाइव करने के लिए हमारी कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ बेसिक नीड्स हैं। अगर वो हमें नहीं मिलेंगी तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और एक इंडिविजुअल अकेले अपनी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें अभी हमने बात की कि आपको अहमदाबाद से सूरत जाना है या सूरत से अहमदाबाद जाना है, तो आप किससे जा रहे हो? आप ट्रेन से जा रहे हो। ओके, आप बस से जा रहे हो, आप अपनी पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो, कार से जा रहे हो। तो हम कैसे जा रहे हैं? किसी न किसी ट्रांसपोर्ट के साधन से जा रहे हैं। लेकिन क्या वो ट्रेन हमने बनाई है? अगर किसी इंजीनियर ने वो ट्रेन ना बनाई होती तो क्या हम अहमदाबाद से सूरत इतनी आसानी से जा सकते थे? बिल्कुल नहीं जा सकते थे। ओके, यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, डिवीजन ऑफ लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी। अगर हमें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है तो डिवीजन ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डिवीजन ऑफ लेबर हम देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी में इसका इतिहास रहा है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी सोसाइटी को कैटेगराइज किया गया डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से। ओके, तो सोसाइटी में जो सारी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका होना जरूरी है, उनके बीच में इंट्रैक्शन होना जरूरी है। और उनके बीच में इंट्रैक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे वो निर्भर करते हैं, क्योंकि वो अपनी सारी जरूरतें एक साथ पूरा नहीं कर सकते हैं। ओके, सो क्लियर हुआ कि वाई ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। तो हम समझ गए कि हम अकेले क्यों नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, तो अब एक थोड़ा डेफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखी हुई है, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन which is developed based on patterned interaction between its members is known as society। तो वही बात ये बता रहे हैं कि एक सोशल रिलेशन का नेटवर्क, इंडिविजुअल्स के बीच में एक सोशल रिलेशन का नेटवर्क जो इस बेस पे किसी पैटर्न इंटरेक्शन पे बेस होता है, वो क्या कहलाता है?
सोसाइटी कहलाता है। अब एक एग्जाम्पल के रूप में हम क्या देख सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी क्या है? अमलगमेशन ऑफ मल्टीपल सोसाइटीज, कई सारी सोसाइटीज यहाँ पे जो है हैं। जैसे कि हमारे जो अलग अलग स्टेट हैं उनका डिवीजन ही किस बेसिस पे हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे हुआ है, वो लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ है। जब हम अपने इंडियन मूवमेंट में जाते हैं, इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे कांग्रेस ने लैंग्वेज के बेसिस पे जो है प्रोविंसेस को डिवाइड किया। ओके, सो हमारे यहाँ पंजाबी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, गुजराती सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, नॉर्थ इंडिया में यूपी बिहार सबका कल्चर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट उनका कल्चर अलग है, साउथ इंडिया का कल्चर अलग है। तो इंडियन सोसाइटी एक अमलगमेशन ऑफ मल्टीपल सोसाइटी है, वो सारी सोसाइटीज एक साथ मिलकर रहती हैं। तो हमने अभी डेफिनेशन क्या समझी थी कि सोसाइटी में लोग होने चाहिए, उनके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। ओके, और वो उस इंटरेक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी नीड्स के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, सो हमारी जो सोसाइटी की का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? वो क्या है? वो है वसुधैव कुटुंबकम। ओके, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बार इस वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम। जो हमारी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पूरा, वसुधैव मतलब क्या होता है? दिस होल अर्थ, एंड कुटुंबकम मतलब क्या होता है? फैमिली। तो ये पूरी धरती ही हमारी फैमिली है। मतलब जो हमारी सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही वाइड है। ओके, और हमें कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि हम इथिक्स के जीएस पेपर 4 में पढ़ेंगे कि जहां पे नैरोनेस आती है वहां पे पेन की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है, पीड़ा की मात्रा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? सपोज एग्जांपल के लिए, अगर हम कास्ट को लेके बहुत नैरो हैं, तो जब भी हमारी कास्ट की कोई बुराई करेगा या हमारे कास्ट इधर जाके कोई काम करेगा, तो हमारे अंदर एक स्वाभाविक पीड़ा होगी, एक नेचुरल पेन हमको महसूस होगा। ओके, सो हमने देखा कि कैसे नैरोनेस लोगों में पीड़ा की मात्रा बढ़ा देता है, इसलिए हमें बहुत ही वाइडर थॉट प्रोसेस का होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो कितना वाइडर प्रोस्पेक्टिव लेके चलती है और वसुधैव कुटुंबकम के कंसेप्ट में बिलीव करती है। ओके, सो इंट्रोडक्शन के पार्ट में हमने देखा कि सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी के बारे में की डिफिनीशन को हमने समझने की कोशिश की, और एक एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा कि कैसे इंडियन सोसाइटी इस डेफिनेशन से मैच करती है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं सोसाइटी के बारे में। ये कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनकी डेफिनेशन है, आप लोग देख लीजिएगा। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं उसको, वो मैं बता देता हूँ। RM मैक्लेवर की है, 1937 में इन्होंने दिया था। इन्होंने डिफाइन किया है सोसाइटी को कि वेव ऑफ सोशल रिलेशन विच इज ऑलवेज चेंजिंग वेयर एन इंडिविजुअल फॉर्म द बेसिक यूनिट ऑफ इट। कि सोसाइटी क्या है? वो एक वेव है सोशल रिलेशंस का। कैसे? जैसे आप एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लीजिए, एक यूनिट लीजिए सोसाइटी की, फैमिली। फैमिली में क्या है? पर्सन का ग्रुप है। ओके, उनके बीच में इंटरेक्शन है और वो एक दूसरे से किसी ना किसी रिलेशन से जुड़े हुए हैं। सपोज हम हैं तो हमारा अपने एक फैमिली मेंबर के साथ ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन है, तो दूसरे फैमिली मेंबर के साथ फादर का रिलेशन है, हमारी मदर है, हमारे ग्रैंडफादर हैं, हमारे अंकल हैं, हमारी आंट है। ओके, तो हम ये देखते हैं कि एक ही फैमिली में हमारे रोल लगातार चेंज हो रहे हैं, तो वो एक तरीके से रिश्तों का जाल खड़ा हुआ है। ओके, तो मैक्लेवर क्या कहते हैं? मैक्लेवर कहते हैं कि जो सोसाइटी होती है वो एक वेव ऑफ सोशल रिलेशन होती है, जहां पे एक इंडिविजुअल जो होता है वो एक बेसिक यूनिट होता है। ओके, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हु आर लिंक्ड टुगेदर यूटिलाइजिंग स्पेसिफिक सिस्टम एंड कस्टम, राइट्स एंड लॉज एंड हैव अ कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। तो सोसाइटी में क्या होता है? हमारा कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस होता है। ओके, सो आप समझ में आया कि ह्यूमन क्यों एक सोशल एनिमल है और वो क्यों जो है अकेले सरवाइव नहीं कर सकता है। ओके, सो हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझी सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी क्या होती है, और हमने RM मैक्लेवर के हिसाब से भी देखा कि वेव जो हमारी सोसाइटी है वो एक वेव ऑफ सोशल रिलेशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। ओके, सो सबसे पहले एक कीवर्ड हमें दिख रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स, नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स?
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो हमारी एक स्पेशल आइडेंटिटी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है किसी पर्सन की या किसी चीज की, किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की एक विशिष्ट पहचान होती है, एक स्पेशल आइडेंटिटी होती है जो वो उसे दूसरों से अलग करती है। ओके, जैसे आधार में हमारा बायोमेट्रिक डेटा फीड होता है, तो कैसे फीड होता है? हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें फीड होती हैं उस डेटा में जो दूसरों से अलग है। जैसे हमारा थंब इंप्रेशन, हमारी रेटिना का स्कैन, ओके, हमारा जेनेटिक सिस्टम, तो वो किसी ना किसी तरीके से बाकी लोगों से वो अलग है, तो वो हमारी क्या हो गई? वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ओके, आप समझ आया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी एक क्वालिटी होती है किसी ह्यूमन बीइंग की या किसी चीज की, किसी गुड की। एक बेसिक क्वालिटी होती है, एक स्पेशल क्वालिटी होती है। बेसिक कहने की बजाय स्पेशल ज्यादा सही होगा। एक स्पेशल क्वालिटी होती है जो वो उसे दूसरों से अलग बनाती है। ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया। तो हम सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश करेंगे। कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो सोसाइटी को दूसरी चीजों से अलग बनाते हैं। ओके, सो यहाँ पे कई सारी कैरेक्टरिस्टिक दी हुई हैं, तो हम देखेंगे कि कितनी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी सोसाइटी की। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनका होना किसी भी सोसाइटी को बनने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहला क्या है? पॉपुलेशन। ओके, कन्विंस है आप सभी लोग, हमने शुरू में ही बात की थी कि पॉपुलेशन होना बहुत जरूरी है किसी भी सोसाइटी को एग्जिस्ट करने के लिए। जब तक इंडिविजुअल्स नहीं होंगे, जब तक कंपेनियंस नहीं होंगे, तब तक कोई सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। सो पॉपुलेशन इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोसाइटी। ओके, सेकंड, टेरिटोरियल बेस। कोई ना कोई एक जगह होनी चाहिए जहां पे वो सोसाइटी एग्जिस्ट कर सके। जब तक कोई जगह नहीं होगी तो सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। जैसे हम बात करते हैं कि इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी का मतलब क्या है कि हम इंडिया के लैंड पे जो हमारी सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है वो इंडियन सोसाइटी हो गई। ओके, सो ज्योग्राफी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सोसाइटी। इट इज अ वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मेडाइवल इंडिया जब हम पढ़ेंगे, मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि अरब जो ट्रेडर्स है, अरब ट्रेडर्स जब वो इंडिया आए तो उन्होंने क्या बोला? यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदू बोला, जिसको लेके आजकल बहुत ही डिबेट होती रहती है हिंदू और हिंदुत्व को लेके। तो इसका पहले हम बेसिक समझते हैं कि व्हाट इज हिंदू। हिंदू वाज बेसिकली अ ज्योग्राफिकल टर्म जो कहां से हमें मिला था? अरब ट्रेडर्स ने हमको दिया। उन्होंने बताया क्योंकि हम लोग जो इंडिया जो लैंड है वो सिचुएटेड है इंडियन ओशियन के नॉर्थ में। तो जो अरब ट्रेडर्स आए उन्होंने इंडियन ओशन के नॉर्थ में, और जो यहाँ की एक रिवर है, फेमस रिवर जो सिंधु रिवर है, उसके साउथ में जो भी सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी उसको उन्होंने हिंदू कहा। इंडस, इंडस से उन्होंने हिंदू शब्द निकाला, और वही आज हमारे लिए एक यहाँ की पहचान बन गया है, एक आइडेंटिटी बन गया है, एक रिलीजियस आइडेंटिटी बन गया है, एक सोशल आइडेंटिटी बन गया है, या कई सारी आइडेंटिटीज से हमने इसको जोड़ा। तो हमने देखा कि कैसे टेरिटोरियल बेस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी सोसाइटी के लिए, और उसकी आइडेंटिटी को डिसाइड करता है टेरिटोरियल बेस। ओके, सो हमने 2 पॉइंट समझे। हमने पहला क्या समझा कि पॉपुलेशन पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सोसाइटी के लिए, बिना पॉपुलेशन के कोई सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फिर कोई ना कोई टेरिटोरियल बेस होना चाहिए जहां पे वो सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी। ओके, फिर शेयर्ड कल्चर। ओके, कोई ना कोई सोसाइटी तभी बनती है जब हमारा कल्चर सेम होता हो, हमारा पहनावा, खाने पीने का ढंग या लैंग्वेज या किसी न किसी बेस पे जब हम लोग यूनाइट होते हैं तभी वहां पे एक सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। जैसे हमने अभी आपको शुरू में ही एक ट्रेन का एग्जांपल दिया था। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं और आपके सामने वाला पैसेंजर जो है वो साउथ इंडिया से है, और हम दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर हमें वहां पे सोशल होने में दिक्कत होगी, क्योंकि हम लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए ना सोशल एक साथ होने के लिए। या हो सकता है किसी और फीचर की बदौलत हम एक दूसरे से अपने आप को जोड़ पाएं, किसी और चीज के माध्यम से जोड़ पाएं। तो कोई ना कोई एक कल्चर होना चाहिए, कोई ना कोई एक बात होनी चाहिए जिससे हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएं। तो सोसाइटी के लिए कल्चर का होना बहुत जरूरी है। तो उसका
कल्चर जो हो गया, शेयर्ड कल्चर जो हो गया, सोसाइटी की एक बहुत ही बेसिक यूनिट हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। फिर है म्यूचुअल अवेयरनेस। म्यूचुअल अवेयरनेस में क्या होता है कि हम एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं। सपोज कि कोई आदमी अमेरिका गया हुआ है, यूएसए गया हुआ है, उसने सामने से देखा कि कोई आदमी चंदन लगा के चला आ रहा है, टीका लगा के चला आ रहा है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये इंडियन है। वाई? कैसे हम समझ जाएंगे? क्योंकि हम वहाँ के बेसिक कल्चर के बारे में जानते हैं, हम उस सोसाइटी के कल्चर को अंडरस्टूड करते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि ये वहाँ का है, तो इंडिया का है, तो हम जाके उससे बात करने में इंटरेस्टेड होंगे। या हम किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ हमारी लैंग्वेज को जानने वाला कोई प्रेजेंट है, तो हम तुरंत उससे अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारी किसी न किसी सोसाइटी को लेके हमारी एक म्यूचुअल अवेयरनेस है। ओके, सो म्यूचुअल अवेयरनेस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोसाइटी, अ वेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। तो म्यूचुअल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ओके, फिर एक साइकी यूनिट, साइकी की फीलिंग ऑफ वननेस, कोई ऐसी चीज जिसके माध्यम से हम यूनाइट होते हैं। एज एन इंडियन सोसाइटी हम कैसे यूनाइट हो सकते हैं? सपोज एक नेशनल फ्लैग को लेके ही हमारी फीलिंग है, हम उसमें वननेस की फीलिंग फील करते हैं, तो वो एक साइकी यूनिट हो गई जिससे हम एक सोसाइटी के रूप में कनेक्ट करते हैं खुद को। ओके, सो साइकी यूनिट क्या हो गई? एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया इंडियन सोसाइटी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हम बात क्या कर रहे थे? हम एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने देखा कि 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और भी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं सोसाइटी की, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनमें सबसे पहला क्या है? पॉपुलेशन। कोई ना कोई पॉपुलेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई टेरिटोरियल बेस होना चाहिए, उनका कोई शेयर्ड कल्चर होना चाहिए, म्यूचुअल अवेयरनेस होनी चाहिए उनके अंदर, और उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ वननेस होनी चाहिए, जिससे कि वो एज ए सोसाइटी यूनाइट हो सके। ओके, तो इन 3 चीजों के बारे में हमने जाना। ओके, फिर हम बात करेंगे इंडियन सोसाइटी एंड इट्स इवोल्यूशन के बारे में, कि कैसे ये इंडियन सोसाइटी इवोल्यूट हुई है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋग वैदिक एज में जो इंडियन सोसाइटी है वो आर्यंस और नॉन आर्यंस में डिवाइड थी। ऋग्वेद में हमें क्या मिलता है कि एक आर्यन और नॉन आर्यंस थे। और फिर जो आर्यन सोसाइटी थी वो भी ऑक्यूपेशनल बेसिस पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनमें डिवाइड थी। ओके, सो हमने देखा कि ऋग्वेद में ये दिया हुआ है कि कैसे हमने पूरी सोसाइटी को किसी बेसिस पे हमने उसको कैटेगराइज किया। तो हमने एक्यूपेशन के बेसिस पे कैटेगराइज किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके सोसाइटी में अपने अपने रोल थे, क्योंकि हर मेंबर का सोसाइटी में कोई ना कोई रोल होता है। वो रोल अगर नहीं प्ले कर सकता तो फिर वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं हो सकता है, सोसाइटी उसको एक्सक्लूड कर देगी। तो हमने देखा कि हमने कुछ रोल्स बनाए और उस रोल्स के हिसाब से हमने सोसाइटी को रन किया। बाद में जाके वही जो ये कैटेगराइजेशन है वो एक्यूपेशनल बेसिस पे ना होके लेटर वैदिक पीरियड में वो किस बेसिस पे हो गया? वो बर्थ के बेसिस पे हो गया, और यहीं से हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम आता है। तो ऋग वैदिक पीरियड था, एक एंशिएंट पीरियड था। फिर मेडाइवल पीरियड में क्या हुआ कि हमने अभी अरब ट्रेडर्स के बारे में बात की थी। तो मेडाइवल पीरियड में अरब ट्रेडर्स हमारे यहाँ आए और उनके साथ हमारा एक मुस्लिम कल्चर आया, और एक गंगा जमुना तहजीब, हमने बहुत वर्ड सुना होगा, एक गंगा जमुना तहजीब बनी, जिसमें हमने उनके आर्ट एंड कल्चर को जाना, उन्होंने हमारे आर्ट एंड कल्चर को जाना। तो जो हमारा म्यूजिक का जो हेरिटेज है हिंदू मुस्लिम, वो काफ़ी फेमस है। फिर आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी फेमस है। फिर कई सारी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, जैसे यहाँ पे हिंदी और संस्कृत यहाँ की प्रोमिनेंट लैंग्वेज थी, वहाँ फारसी और अरबी लैंग्वेज थी, तो उनसे मिलके एक नई तरीके की लैंग्वेज उर्दू यहाँ पे बनी। तो फिर सूफी राइटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, सूफी मूवमेंट देखने को मिलता है, भक्ति मूवमेंट देखने को मिलता है। तो इट वाज ऑल अबाउट द शेयर्ड कल्चर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम पीपल। ओके, सो मेडाइवल पीरियड में हम देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है, जिससे कि उनका लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन पे एक बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है, और वो एक सिंथेसिस कल्चर बनता है, एक मिक्स्ड कल्चर बनता है, जो हमें सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर क्या होता है? फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, यूरोपियंस हमारे यहाँ आते हैं, और फिर से एक हमारा जो है एक शेयर कल्चर बनता है, और उसमें हम देखते हैं कि
18th सेंचुरी में हमें सोशल और रिलीजियस मूवमेंट देखने को मिलेंगे कि हमारे इंडिया के कई सारे स्कॉलर्स जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन के बारे में पढ़ा और जो है प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने यूरोपियन कल्चर को भी जाना और हमारे सोसाइटी में जो बुराइयां थी उनको हमने दूर किया। और हम देखते हैं कि ब्रिटिश पीरियड पे भी हमारे आर्ट एंड कल्चर पे, हमारे लिटरेचर पे उसका इम्पैक्ट पड़ा और हमारी सोसाइटी का एक नया री इमर्जेंस हुआ। ओके, फिर पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, मतलब जब हमको आज़ादी मिली, हमको फ्रीडम मिली, तो आज का जो इंडिया है वो डिफरेंट कास्ट ग्रुप में, डिफरेंट रिलीजन्स में, डिफरेंट ट्राइब्स में, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में जो है बटा हुआ है। और उसके साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी और सेकुलर सोशलिस्ट फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कराता है। ओके, तो हम देखते हैं कि मेजरली जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसका एवोल्यूशन इन 4 टाइम पीरियड में या 4 फेजेस में हमें देखने को मिलता है, जिसमें एक ऋग्वैदिक एज है जहाँ पे हम देखते हैं कि आर्यंस और नॉन आर्यंस थे, और आर्यंस ने भी ऑक्यूपेशनल बेस में सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया अपने अपने रोल के हिसाब से। फिर मिडाइवल पीरियड में देखते हैं कि काफ़ी रिच कल्चर और हमारा हुआ इंडियन सोसाइटी का। उसके भी पहले जब गुप्ताज अंपायर था तो उस समय भी कई बाहर से लोग आए, उन्होंने शक आए, कुषाण आए, हूण आए, और वो हमारी सोसाइटी में मिक्स होते चले गए। ओके फ्रेंड्स, तो हम ये देखते हैं कि कैसे मिडाइवल पीरियड में, कैसे एंशिएंट पीरियड में जो इंडियन सोसाइटी में कल्चर की एक सिंथेसिस हुई और मिक्स कल्चर उभर कर सामने आया। फिर ब्रिटिशर्स आते हैं, वहाँ भी जो है एक री इमर्जेंस हुआ पूरे इंडिया में, इंडियन कल्चर में। फिर पोस्ट कॉलोनियल टाइप में भी हमारे यहाँ लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी के कई सारे आइडियाज आए और हमारी सोसाइटी इस तरीके से ग्रो हुई। ओके, फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमने पहले भी बात की थी कि क्वेश्चंस 2 तरीके से पूछे जाते हैं, एक इंस्टीट्यूशन बेस्ड इंडियन सोसाइटी में और फिर उसके फीचर बेस्ड क्वेश्चन। तो ये कई सारे फीचर्स हैं इंडियन सोसाइटी के। पहला क्या है, मल्टी इथनिक सोसाइटी। ओके, इंडिया में कई सारे इथनिक ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, कई सारी ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। तो कई सारी इथनिक ग्रुप, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट की जो पूरी प्रॉब्लम है वो इथनिक प्रॉब्लम है वहाँ की सोसाइटी की। ओके, सो हम समझेंगे कि मल्टी इथनिक सोसाइटी क्या होती है और इंडिया में इस फीचर का क्या मतलब हुआ। फिर हम देखते हैं मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। हमने देखा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की जो 8th शेड्यूल है वहाँ पे हम 22 लैंग्वेज देखते हैं कि 22 भाषाएं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दी गई हैं। उसके अलावा भी कई सारी भाषाएं हैं और कई सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनको केवल 10-10 हजार लोग बोलते हैं। ओके, सो बहुत ही मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, कई तरीके की लैंग्वेजेस हैं और उनका लिटरेचर है। तो उनका एक पूरा हेरिटेज है इंडियन सोसाइटी में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन सोसाइटी का। तो हम इसको समझेंगे। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि मल्टी क्लास सोसाइटी है। ओके, क्लास क्या है, क्लास भी एक डिवीजन है। हम समझेंगे कि क्लास क्या है और कास्ट क्या है, इनमें डिफरेंस समझेंगे और फिर देखेंगे कि इंडिया में कैसे मल्टी क्लास सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। फिर पैट्रियार्कल सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी कैसी मानी जाती है, पैट्रियार्कल मानी जाती है। हम समझेंगे कि पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है। तो हमने पहले भी बात की है जब हम फैमिली टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि पैट्रियार्की ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो सबसे इल्डेस्ट मेल मेंबर होता है और वही डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है, और जो फीमेल मेंबर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। फिर किनशिप सिस्टम है, इसके बारे में जानेंगे। फिर ट्राइब्स इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और हम ट्राइबल कल्चर के बारे में जानेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज के बारे में बात की गई है, उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है क्योंकि उनका जो रहन सहन है, उनका जो कल्चर है बाकी सोसाइटीज से वो अलग है, वो आइसोलेटेड है बाकी जगहों से। तो उनका एक ट्राइबल कल्चर है, चाहे वो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हम देखते हैं, गुजरात में, यूपी में, अंडमान निकोबार में, तो हम देखते हैं कई सारी ट्राइब्स वहाँ पे पाई जाती हैं। झारखंड में, बिहार में कई सारी ट्राइब्स हमें देखने को मिलती हैं, असम में, नॉर्थ ईस्ट में। ओके, सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो गया इंडियन सोसाइटी का। फिर फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो गया इंडियन सोसाइटी का। इसी तरह यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में हम बात कर रहे थे कि हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, चाहे वो फूड हैबिट को लेके हो, चाहे रहन सहन को लेके हो, चाहे ड्रेसेस को लेके हो,
कई सारे लेवल पे लैंग्वेजेस को लेके हो, एथनिसिटी की बात हो, तो पूरी डाइवर्सिटी है, लेकिन पूरा देश एक कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता है। ओके, सो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसके बारे में हम समझेंगे। फिर इंडियन सोसाइटी के एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इट क्रिएट्स बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म। हमने स्पिरिचुअलिज्म पे, फिलॉसफी पे हमेशा फोकस किया है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पे इंडिया की फिलॉसफी को एस्टैब्लिश किया, हमारे स्पिरिचुअलिज्म को प्रमोट किया, और आज भी हम देख रहे हैं कि हमारा स्पिरिचुअलिज्म जो है फेमस है। उसके साथ साथ हम मटेरियलिज्म में भी विश्वास उतना ही रखते हैं। हमारे यहाँ चारवाक फिलॉसफी भी है जो कि मटेरियलिस्टिक चीजों पे भी विश्वास करता है। ओके, रिडम कृत्वा घृतम पिबेत, वो कहता है कि सब कुछ, जो चारवाक फिलॉसफी है वो यही कहती है कि इस दुनिया में जो भी है वो इसी जन्म में सब कुछ आपको कर लेना है, बाकी इसके बाद कोई दूसरा जन्म नहीं होने वाला है। तो हमारी जो इंडियन सोसाइटी का जो कल्चर है, जो उसकी फिलॉसफी है, वो स्पिरिचुअलिज्म पे भी बेस्ड है और मटेरियलिज्म पे भी विश्वास करती है। फिर बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, हम व्यक्तिगत फ्रीडम की भी बात करते हैं और हम कलेक्टिव चीजों के बारे में भी बहुत फोकस करते हैं। हमारे यहाँ जो डिवोशन की बात रही है, डिवोशन का जो एक वर्च्यू रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। हम अपने कंट्री के लिए, हम अपनी फैमिली के लिए, हम अपने विलेज के लिए, हम अपने स्टेट के लिए डिवोटेड होते हैं और कलेक्टिवली उसके डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं। ओके, फिर को एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनलिज्म और मॉडर्निज्म, जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है हम उस पर भी उतना ही विश्वास करते हैं, और जो प्रोग्रेसिव आइडियाज हैं, इक्वलिटी है, लिबर्टी है, डेमोक्रेसी है, इसमें भी हमारा उतना ही फेस है। तो वो दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो हमने देखा कि ये कुछ बेसिक सेलिएंट फीचर हैं इंडियन सोसाइटी के, इनको अब हम आगे के लेक्चर्स में वन बाय वन पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या समझा, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि क्यों इंडियन सोसाइटी और उसका सेलिएंट फीचर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने यूपीएससी के मेंस एग्जाम के जो अलग अलग पेपर्स थे उनसे इसको कोरिलेट किया। उसके बाद फिर हमने इंडियन सोसाइटी पढ़ने से पहले सोसाइटी के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई और समझा कि सोसाइटी क्या है। ओके, फिर हमने इंडियन सोसाइटी के इवोल्यूशन के बारे में बात की और फिर हमने उसके फीचर्स को डिस्कस किया। आगे की क्लासेस में हम वन बाय वन इन फीचर्स को आगे डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स।